गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु सीख रहे हैं। अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने इस चैप्टर में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तक सीख लिया। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 268 क्वेश्चन नंबर 10 हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। दीप, ज्योति और गीता अपने पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। कौन से प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है? तो अपने पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। और उनका पूंजी आप नीचे देख सकते हैं पक्की तलपट में 1 लाख, मैं यहां लिख रहा हूं 1,50,000 और वापस 1 लाख, 1,50,000 और 1 लाख दिया हुआ है। तो वो लोग जो है दीप, ज्योति और गीता अपने पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो उनकी पूंजी है क्रमशः दीप की है 1 लाख, ज्योति की है 1,50,000 और गीता की है 1 लाख। अगर आप कॉमन की बात करें तो सब में 4-4 जीरो कॉमन है। तो 4-4 जीरो अगर मैं निकाल दूँ सब में से तो कितना कितना आएगा? 10, 15 और 10, जो किसके पहाड़े में आएगा? 5 के पहाड़े में। तो उस हिसाब से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। दीप, ज्योति और गीता का लाभ हानि का प्रमाण कितना आया दोस्तों? 2:3:2। कैसे किया हमने? तो पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार थे। पूंजी में से सब में से 4-4 जीरो निकाल दिया तो उस हिसाब से फिर आया 10, 15 और 10, जो 5 के पहाड़े में जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। इस तरह से अनुपात आया 2:3:2। आगे तारीख 31/3/17 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। पक्की तलपट एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं गुप्त समायोजन तो नहीं है। तो पूंजी दायित्व में पूंजी दिया हुआ है, सामान्य अनामत, लेनदार, प्रोविडेंट फंड, और उस तरफ संपत्ति लेना में ख्याति, जमीन, मकान, ट्रेडमार्क, स्टॉक, देनदार माइनस डूबतरी अनामत और बैंक। अब बाजू वाले पेज पे जाते हैं। उपरोक्त तारीख पर ज्योति निवृत्त होती। कौन निवृत्त हो रहा है? ज्योति निवृत्त हो रही है। साझेदारों ने ऐसा निश्चित किया कि पहला, दीप और गीता का नया लाभ हानि का प्रमाण 1:1 रखना है। दोस्तों, नया लाभ हानि का प्रमाण दिया है तो पक्का है कि पार्ट 5 में अगर पुराना और नया दोनों दिया होता था तो हम त्याग निकालते थे, और पार्ट 6 में पुराना और नया दोनों दिया होगा तो आपको लाभ निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छी है, अगर वो आप समझ लेंगे तो हमें लाभ निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो कुछ नियम में बदलाव है, नियम में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ भी लाभ निकालना ही ये पुराना और नया दिया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ज्योति निवृत्त हो रही है और दीप और गीता का पुराना प्रमाण क्या है? 2:2। 2:2 का मतलब क्या हुआ? समान ही हुआ। और उनका नया प्रमाण भी क्या है? समान ही है। पुराना भी समान है और नया भी समान है। और पुराना और नया समान होगा तो उनके लाभ का प्रमाण जो भी आए वो समान ही होगा। क्योंकि आप ही सोच के देखिए कि पहले से भी दोनों की संख्याएं सेम हैं, बाद वाली जो नया प्रमाण है वो भी सेम है। तो किसी संख्या में से मान लीजिए 5 है और 5 में से दोनों का 5-5 है और दोनों का नया वाला 2-2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो उसका भी 3 आएगा और उसका भी 3 आएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जब कभी भी पुराना प्रमाण और नया प्रमाण दोनों सेम हो तो लाभ का प्रमाण भी समान ही होगा। समान मतलब 1:1 होगा। तो इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके कॉन्फिडेंस के लिए आप अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल कर देख सकते हैं। आप सोच, लाभ का सूत्र होता है नया माइनस पुराना। उनका पुराना है 2:3:2 और नया है उनका 1:1। तो उस हिसाब से पहले किसका? दीप का लाभ। तो नया है दोस्तों 1/2 माइनस पुराना है 2 और 3 5 और 2 7, 2/7। और उसी तरह से गीता का भी देख सकते हैं आप, वही होगा सेम टू सेम 1/2 माइनस 2/7। अब घटाने पर चाहे जितना भी आए, लेकिन ये तो आप भी समझ सकते हैं कि 1/2 में से 2/7 घटाऊंगा तो पहली बार जितना आएगा उतना ही दूसरी बार भी आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी प्रश्न में पुराना अनुपात और नया अनुपात साझेदारों का समान हो तो उनके लाभ का प्रमाण भी क्या होगा दोस्तों? समान होगा। तो ये घटाने पे जो भी आए 1:1 ही होगा। अगर आपको ऐसा लगे तो आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट ही हो जाएगा 7 एकम 7, 2 दूनी 4, यानी कि 7 में से 4 घटाएंगे 3/7 इसका भी आएगा और 3/7 इसका भी आएगा। तो लाभ का प्रमाण भी क्या होगा? उनका समान होगा दोस्तों। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कब? जब पुराना नया दिया है लेकिन दोनों का अगर समान दिया हो तो लाभ का प्रमाण भी समान यानी 1:1 आएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ख्याति का मूल्य 70,000 आंका गया। तो आपको मालूम ही है कि ख्याति में पेढ़ी की ख्याति 70,000 है। तो उस पेढ़ी की ख्याति में से हम किसकी ख्याति को अलग करेंगे? जो निवृत्त हो रहा है उसकी ख्याति को अलग करेंगे। तो निवृत्त कौन हो रहा है? तो निवृत्त हो रही है ज्योति। तो ज्योति की ख्याति बराबर 70,000 गुणे ज्योति का हिस्सा कितना है दोस्तों? तो ज्योति का हिस्सा है दोस्तों पुराना 3/7 यानी 30,000 आएगा।
अब ज्योति को ये 30,000 की ख्याति कौन ला कर देंगे? तो दीप और गीता ला कर देंगे। कौन से प्रमाण में? तो अपने लाभ के प्रमाण में। और लाभ का प्रमाण उनका कितना आया है दोस्तों? 1:1 आया है। तो रोजनामचा क्या बनता है? जब चालू साझेदार निवृत्त साझेदार को ख्याति ला कर देते हैं, तब चालू साझेदार के पूंजी खाते उधार, निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते जमा, यानी डी के पूंजी खाते उधार और जी के पूंजी खाते उधार। और निवृत्त साझेदार कौन है? ज्योति। तो ज्योति के पूंजी खाते जमा या पूंजी खाते का। तो ज्योति के पूंजी खाते जमा कितना दोस्तों? 30,000। अब 30,000 को समान भागों में बांटेंगे तो कितना कितना होगा? 15,000 होगा। खतौनी करना लगभग आप सीख ही चुके हैं। इन दोनों के उधार में जाकर ज्योति का नाम लिखेंगे और ज्योति के पूंजी खाते के जमा में जाकर हम दीप और गीता डी और जी का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? लाभ का प्रमाण निकाला और लाभ का प्रमाण निकालने के बाद हमने ख्याति को बांट दिया है, यानी कि निवृत्त साझेदार को ख्याति चालू साझेदार अपने लाभ के प्रमाण 1:1 में ला के देंगे। दूसरा है देनदारों पर डूबत इनामत 10% तक घटाना है। तो देनदार दोस्तों कितना दिया हुआ है? 40,000। 40,000 का 10% होता है दोस्तों 4,000। तो देनदारों पर डूबती इनामत 10% की जगह मैं 4,000 बोलूँगा तो आपको आसान लगेगा। देनदारों पर डूबती इनामत 4,000 तक घटाना है। 4,000 घटाना नहीं है, 4,000 तक घटाना है, यानी 6,000 से 4,000 ले जाना है। तो इसका मतलब कितना घटाना है? 2,000 घटाना है। और देनदार पर डूबती इनामत अगर कम होगा तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ होगा तो कहाँ आएगा दोस्तों? पुनः मूल्यांकन के जमा में आएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि 10% घटाना है, ऐसा नहीं है, 10% तक घटाना है। पहले 10% कर लीजिए तो आंकड़ा कितना आ गया? 4,000। अब अगर आप उसको बोलेंगे तो थोड़ा लगेगा। देनदारों पर डूबती इनामत 4,000 तक घटाना है। तो 6,000 को 4,000 तक ले जाएंगे, मतलब कितना घटाना है? 2,000 घटाना है। उसके बाद तीसरा, स्टॉक की लागत कीमत की अपेक्षा स्टॉक उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक कीमत पर दर्शाया हो गया है। तो इसका मतलब कि हमें क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि अगर उसकी लागत कीमत कम है और हमने उसको ज़्यादा से दर्शा दिया है, तो माना कि लागत कीमत 100 है तो हमने उसे कितने पे दर्शा दिया है? 125 पर। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे कि भाई लागत कीमत 100 था तो 125 कहाँ से आया? तो हमने उसे 25% ज़्यादा कीमत पे दर्शा दिया है। तो माना कि लागत कीमत 100 तो प्लस 25% हमने अधिक दिखाया है, मतलब हमने कितने में दिखा दिया होगा? 125 पर। तो 125 पर हमने स्टॉक कितना दिखाया है? तो पक्के तलपट में देख सकते हैं 50,000। 125 पर 50,000 तो 100 पे कितना? जब आप इसको क्रॉस गुना करेंगे यानी 50,000 गुणे 100 भागे 125 करेंगे तो 40,000 आएगा। यानी रियल में लागत कीमत कितना था? 40,000। इस कैलकुलेशन को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा करने का इतना कोई ज़रूरत नहीं है। लंबा कैसे कर सकते? तो माना कि लागत कीमत 100 प्लस 25% अधिक, यानी हमने जो बही में दर्शाया है वो 125, तो 125 पर 50,000 तो लागत कीमत 100 पर कितना? तो लागत कीमत कितना है दोस्तों? 40,000। यानी रियल में स्टॉक की कीमत है 40,000 और हमने पक्की तलपट में दर्शाया है 50,000 से, यानी 10,000 का क्या माना जाएगा? नुकसान, जो हम पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे और नई पक्की तलपट में हम 40,000 लिखेंगे। उसके बाद चौथा, ट्रेडमार्क के 60,000 चालू वर्ष के चुकाए हैं जो कुल 6 वर्षों के लिए है। तो ट्रेडमार्क आप देख सकते हैं संपत्ति लेना में दिया हुआ है 60,000, जो कितने वर्षों के लिए है? 6 वर्षों के लिए। आप वार्षिक हिसाब को याद कीजिए, 6 वर्ष के लिए है तो 1/6 भाग अपलिखित। भाड़े पट्टे का मकान 10 वर्ष के लिए तो 1/10 भाग अपलिखित। 5 वर्ष के लिए तो 1/5 भाग अपलिखित। उसी तरह से ट्रेडमार्क कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्ष के लिए है तो 1/6 भाग अपलिखित। अपलिखित की एंट्री क्या होती है? तो उस संपत्ति में से घटाएंगे और लाभ हानि के उधार में, तो लाभ हानि तो नहीं है हमारे पास, उसके बदले में क्या है? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में, यानी ट्रेडमार्क में से 1/6 भाग यानी कि 10,000 घटाएंगे और पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे। पांचवा है प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी 35,000 निश्चित हुई। तो आप पहले से चेक करिए कि पूंजी दायित्व में प्रोविडेंट फंड कितना दिया हुआ है? 32,000। प्रोविडेंट फंड हमारे लिए क्या होता है? दायित्व। पहले हमारा दायित्व कितना था? 32 और अब कितना हो गया है? 35। दायित्व तो बढ़ गया और दायित्व बढ़ गया है तो हमें फायदा नहीं, नुकसान होगा दोस्तों। तो नुकसान होगा तो कहाँ कहाँ लिखेंगे? तो पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 3,000 और नई पक्की तलपट में आप 32 की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों? 35,000। अब सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण छठा, नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी के कुल पूंजी जितना ही रखना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी के कुल पूंजी जितना ही रखना है और यह पूंजी दीप और गीता उनके नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। नया लाभ हानि का प्रमाण उनका दोस्तों क्या है? तो 1:1 है उनका नया लाभ हानि का प्रमाण, तो वो अपने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। और आवश्यक जो अंतर है यानी जिस तरफ कम पड़ेगा वो अंतर हमें कहाँ ले जाना है? चालू खाते ले जाना है।
चालू खाता बनाने की जरूरत नहीं, बस चालू खाते ले जाना है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस से जो चालू खाता आएगा उसकी क्रॉस एंट्री वहाँ पे हम संपत्ति लेना में कर देंगे, या पूंजी दायित्व में। यहाँ कम पड़ा तो ये उधार है तो पूंजी दायित्व में आएगा, और यहाँ कम पड़ा तो कहाँ पे आएगा, संपत्ति लेना में आएगा। तो वो तो खैर बाद में, लेकिन फिर से एक बार पढ़ते हैं। नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी जितना रखना है। तो पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी कितना है, तो पक्के तलपट में आप जाके देख सकते हैं, पूंजी दायित्व में कुल योग 3,50,000। और क्या बोला है कि नई पीढ़ी की जो पूंजी यानी जो शेष आगे ले गए हैं वो भी पुराने पीढ़ी की पूंजी जितना ही रखना है, और वो अपने नए लाभ हानि के प्रमाण यानी 1:1 में रखेंगे। तो 3,50,000 को जब आप 1:1 में बांटेंगे, क्योंकि अब तो एक ज्योति तो निवृत्ति हो जा रही है, तो चालू साझेदार कौन है, तो लिखा भी है कौन है, दीप और गीता। तो दीप और गीता 3,50,000 को जब 1:1 में बांटेंगे तो 1,75,000 और 1,75,000, और जो भी कम पड़ेगा वो कहाँ ले जाना है हमें, वो रकम चालू खाता। कभी कभी बैंक खाते ले जाना होता है, उदाहरण अगर इसके जैसा उदाहरण नंबर 20 है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, तो अगर वो आप करेंगे तो उसमें लिखा है बैंक खाते ले जाना है, तो बैंक खाते लिखेंगे, फिर छोटा सा एक बैंक खाता भी बनाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे चालू खाता लिखा है तो चालू खाता डिफरेंस से अपने आप मिल जाएगा, ये टोटल ज़्यादा आएगा, यहाँ पे जो कम पड़ेगा वो चालू खाते हम ले जाएंगे, और इसकी क्रॉस एंट्री ये यहाँ पे जमा में है तो वहाँ उधार में यानी संपत्ति लेना में आएगा। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुराने पीढ़ी की कुल पूंजी जितना रखना है, जिसको दीप और गीता अपने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे, और उसके आवश्यक रकम या जो भी है डिफरेंस अंतर की रकम वो हम चालू खाते ले जाएंगे। तो नई पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी कितनी थी, 3,50,000, उसको 1:1 में बांट दिया तो 1,75,000, 1,75,000। इस तरह से आप सवाल तो पूरा हो गया, अब हम बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो अब लगभग हमने सब गणना कर लिया है, तो आसानी से जल्दी हो जाएगा। सबसे पहला काम, पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए, उनका अनुपात में यहाँ लिख दे रहा हूँ 2:3:2। याद रखने के लिए यहाँ थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ कि ज्योति निवृत्त हो रही है। सबसे पहले शेष आगे लाए, पहले वाले का 1 लाख, ज्योति का 1,50,000 और वापस 1 लाख। ओके, पहले शेष आगे लाए लिख दिए। अब आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको जो समझ में आया नहीं आया वो हम बाद में फिर से देखेंगे, शुरुआत से देखिए कि वहाँ से आ रहा है कि नहीं। शेष आगे लाए लिख दिए, वो क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, अनामत बांटते हैं। अनामत में कोई नाम है, समान अनामत, यस बहुत अच्छा है, क्योंकि समान अनामत में कभी कोई समायोजन नहीं होता, तो पूरा पूरा बांट देंगे। समान अनामत कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो समान अनामत दिया हुआ है 28,000। 28,000 को 2, 3, 2 में बांटेंगे आप दोस्तों, तो 8,000, 12,000 और 8,000 आएगा दोस्तों, यानी 28,000 गुणे 2/7, 28,000 गुणे 3/7 और 28,000 गुणे 2/7 करेंगे तो 8,000, 12,000 और 8,000। तीसरा स्टेप दोस्तों कि संपत्ति लेना में जाकर 3 नाम, ख्याति विज्ञापन अभियान पर जो लाभ हानि की उधार शेष, उसमें से ख्याति आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको पूंजी खाते के उधार में पुराने अनुपात में अपलिखित करेंगे। तो ख्याति दिया हुआ है 14,000, 14,000 को बांटेंगे तो 4,000, 6,000 और 4,000। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपको इतना तो क्लियर हो गया ना। यस, मुझे उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम पार्ट 5 से रेगुलर ये कर रहे हैं। पूंजी खाते के जमा में हमने शेष आगे लाए लिखा, समान अनामत बांट दिया और ख्याति को अपलिखित कर दिया। चलिए अब आगे जाते हैं, बारी बारी से समाजनों को पढ़ते हैं। तो पहला जो दीप और गीता का नया लाभ हानि का प्रमाण दिया था, उस पर से हमने उनका लाभ का प्रमाण निकाला, लेकिन पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया सिखाया कि जब भी प्रश्न में पुराना अनुपात और चालू साझेदारों का नया अनुपात दोनों समान होगा, तब आपको लाभ का प्रमाण निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी समान ही होगा। फिर भी मैंने करके आपको दिखाया भी था कि 1/2 में से 2/7 घटाएंगे अगर 2 बार, तो दोनों बार सेम ही आंसर आएगा। उसके बाद पेढ़ी का ख्याति दिया हुआ था 70,000, जिसमें से जो निवृत्त हो रही है ज्योति उसकी ख्याति मैंने अलग किया तो 30,000, उसे कौन ला कर देंगे, तो चालू साझेदार, जिसका रोजनामचा भी मैंने लिख दिया है। लिखने के लिए नहीं कहा होता है, फिर भी मैं रोज लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। दीप और गीता के पूंजी खाते उधार और जे के पूंजी खाते, ज्योति के पूंजी खाते जमा। तो पूंजी खाते के उधार में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, ज्योति का, और जिसका नाम लिखेंगे उसके खाने में डैश। दीप और गीता के खाने में कितना कितना 15,000, 15,000, और यहाँ पे ज्योति के जमा में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, दीप और गीता का, जिसका नाम लिखेंगे उसके खाने में डैश, यानी दीप और गीता के खाने में डैश, ज्योति के खाने में 15,000, 15,000, यानी कुल मिलाकर 30,000। तो ये आपका पहला समायोजन अच्छी तरह से हो गया। दूसरा, देनदारों पर डूबती अनामत दोस्तों 10% तक क्या करना है, घटाना है। तो ध्यान रखिए देनदार कितना दिया हुआ है, पक्की तलपड़ में जाकर मैं लिख रहा हूँ। देनदार दिया हुआ है दोस्तों 40,000।
अब फिर से इसको समझते हैं। देनदारों पर डूबत इनामत 10% घटाना है, ऐसा नहीं लिखा है दोस्तों, 10% तक घटाना है। तो सबसे पहले 40,000 का 10% कर लीजिए तो आपको आसान लगेगा। तो कितना होगा 4,000 तक घटाना है। और पहले से कितना दिया है 6,000, इसका मतलब 4,000 तक घटाना है, मतलब यहाँ 4,000 आएगा, 6,000 को 4,000 तक कर देना है तो बाहर 36,000 हो जाएगा। तो आपको रियल में फ़ायदा कितने का हुआ? तो रियल में फ़ायदा आपको 4,000 का नहीं हुआ, 2,000 का हुआ, क्योंकि पहले से 6,000 था, उसको कितने तक करना था? 4 तक करना था। तो 6,000 से घटकर 4,000 हुआ है, तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ है? 2,000 का फ़ायदा हुआ है, जिसे हम कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे, डूबत ऋण अनामत खाते 2,000। वही अगर लिखा होता कि 10% घटाना है तक नहीं लिखा होता तो पूरा 4,000 का फ़ायदा होता। यहाँ पे हम 2,000 माइनस करते और यहाँ पे हम 4,000 लिखते, लेकिन 10% तक कहा था, यानी 4,000 तक कहा था, तो 6 को 4 तक लेके जाएंगे तो कितने का फ़ायदा होगा? सिर्फ 2,000 का ही फ़ायदा होगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तीसरा, स्टॉक को उसके लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक दिखा दिया गया है, तो वो भी हमने कैलकुलेशन कर लिया है कि भाई 125 पर 50,000 तो 100 पे कितना? तो 40,000। तो रियल में स्टॉक की कीमत है 40,000, जिसे हमने 50,000 दर्शा दिया है, तो यहाँ पर हम 40,000 लिखेंगे। और पहले से कितना लिखा हुआ था? 50, और अभी कितनी कीमत है उसको, रियल में उसकी कीमत कितनी है? 40। तो कितने का नुकसान हुआ दोस्तों? 10,000 का। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे, स्टॉक खाते 10,000। उसके बाद लिखा है ट्रेडमार्क 60,000 है, जो चालू वर्ष में चुकाया है वो 6 वर्षों के लिए है। तो 6 वर्षों के लिए है तो क्या करेंगे? 1/6 भाग अपलिखित, तो ट्रेडमार्क दिया हुआ है 60,000 माइनस 1/6 भाग अपलिखित। 1/6 ही क्यों किया है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए है, इसके लिए 1/6 भाग किया है। आप वार्षिक हिसाब में सीख चुके हैं। 10 वर्ष के लिए होगा तो 1/10 भाग करेंगे, 5 वर्ष के लिए होगा तो 1/5 भाग करेंगे। तो 1/6 भाग करेंगे दोस्तों तो 10,000 आएगा, बाहर आएगा 50,000। और 10,000 की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगा? तो पुनः मूल्यांकन, लाभ हानि तो है नहीं हमारे पास, तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में ट्रेडमार्क खाते, हमें नुकसान हुआ है, ट्रेडमार्क खाते 10,000। तो इस तरह से आपका समायोजन नंबर 4 हो गया। पांचवा, प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी कितनी निश्चित हुई? 35,000। तो प्रोविडेंट फंड कहाँ पे आता है? तो पूंजी दायित्व में 35,000 मैंने लिख दिया। अब चेक करेंगे पहले से कितना दिया है प्रोविडेंट फंड, तो पहले से 33,000 दिया हुआ है और अब बढ़कर 35 हो गया है। तो दायित्व पहले से 32 दिया हुआ और अब बढ़कर 35 हो गया है। तो दायित्व अगर बढ़ता है तो हमें क्या होता है? नुकसान होता है दोस्तों। तो पहले 32 था और अब 35 हो गया, मतलब कितने का नुकसान हुआ? 3,000 का, जो हम पुनः मूल्यांकन के उधार में लिख देंगे, पीएफ खाते 3,000। उसके बाद छठा और लास्ट, नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुराने पीढ़ी की कुल पूंजी जितना रखना है तो आप पुराने पीढ़ी की कुल पूंजी चेक कर सकते हैं, 3,50,000। कौन से अनुपात में रखना है? तो दीप और गीता अपने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। नया लाभ हानि का प्रमाण उनका 1:1 है। 3,50,000 को 1:1 में बांट दिया तो 1,75,000, 1,75,000 शेष आगे ले गए, हमें पहले से मिल गया, जो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। पूंजी दीप गीता 1,75,000, 1,75,000, 3,50,000, 3,50,000। आप चेक कर सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी जितनी ही नई पीढ़ी की पूंजी है। लेकिन अब आगे क्या करना है? तो हमेशा की तरह पहले पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, फिर ज्योति की लोन डिसाइड करेंगे, और एक लास्ट टॉपिक में था कि जो डिफरेंस की रकम है वो चालू खाते ले जाना है, तो वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, तो उधार का ज़्यादा आ रहा है 23,000 हानि होगा, जो हम पूंजी खाते ले जाएंगे साझेदारों के पुराने अनुपात में, तीनों साझेदारों के, दीप, ज्योति और गीता। डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों? डिफरेंस आ रहा है 21,000 का। 21,000 को 2:3:2 जो उनका पुराना अनुपात है उसमें बांटेंगे तो 6,000, 9,000 और 6,000 आएगा। यहाँ पे जमा में आया दोस्तों, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? उधार में पुनः मूल्यांकन हानि 6,000, 9,000 और 6,000। सबसे पहले दोस्तों किसका खाता बंद होगा? जो निवृत्त हो रही, निवृत्त कौन हो रही है? ज्योति। तो ज्योति का हम खाता बंद करेंगे तो 1,92,000। ज्योति को कितना चुकाना है इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो पूरा का पूरा हम लोन के रूप में रख देंगे। ज्योति की लोन क्वेश्चन मार्क 1,92,000 में से ज्योति का 9,000 और 6,000 यानी 15,000 माइनस कर देंगे, तो ज्योति का लोन आएगा 1,70,000। लोन हम कहाँ लिखते हैं दोस्तों? तो पूंजी दायित्व में ज्योति की लोन 1,70,000। उसके बाद रोज हम बंद करके शेष आगे ले गए निकालते थे, पूंजी खाता बंद करके। यहाँ तक तो रेगुलर काम जैसा हम रोज करते थे वैसा ही किया।
लेकिन रोज बंद करके हम शेष निकालते हैं। आज शेष पहले से दिया हुआ है कि पुराने पीढ़ी की पूंजी जितना ही रखना है और आवश्यक असर चालू खाते ले जाना है। तो बंद करेंगे, आज उधार का ज़्यादा आएगा क्योंकि शेष पहले से दिया हुआ है। तो 2 लाख 2 लाख दोनों का आ रहा है कैसे, तो 1,75,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000, 2 लाख इसका भी होगा और सेम इसका भी 2 लाख ही होगा। अब चालू खाते कितना ले जाएंगे, तो 2 लाख में से आपको 1,08,000 माइनस करना है, तो इसका भी 92,000 हो रहा है और इसका भी 92,000 हो रहा है। ये चालू खाते भी मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि आवश्यक रकम चालू खाते ले जाना है। अब इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे जमा में है तो यहाँ पे उधार में चालू खाता, डी और जी डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 1,92,000, सॉरी 92,000 जोड़ के भी आप लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट बाहर लिख दिया है। अब पूरा काम हो गया है, तो अब हम पक्की तलपट चेक कर लेंगे। पक्की तलपट में कुछ बाकी तो नहीं है, तो पक्की तलपट में पूंजी खाता हो चुका है दोस्तों। उसके बाद सामान्य अनामत हम लोग बांट चुके हैं। लेनदार बाकी है, तो लेनदार वैसे का वैसा 60,000। लेनदार के बाद दोस्तों प्रोविडेंट फंड हो चुका है, उस तरफ ख्याति अपलिखित कर चुके हैं। जमीन मकान वैसे का वैसा 2,90,000। जमीन मकान के बाद ट्रेडमार्क हो गया है, स्टॉक हो गया है, देनदार हो गया है, बैंक वैसे का वैसा 22,000। इस तरह से ये सवाल हमारा दोस्तों पूरा हो गया। आप टोटल लिख देंगे हम लोग, तो वो मेरे पास मौजूद है पहले से ही। 6,22,000, 6,22,000। तो इस सवाल में नया क्या था दोस्तों, जैसे हम सब शुरुआत से हर सवाल में कर रहे हैं वैसे इस सवाल में भी दोस्तों बस नया ये था कि नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुराने पीढ़ी के कुल पूंजी जितना ही रखना है, जो उनके नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना है, और आवश्यक अंतर की रकम चालू खाते ले जाना है। ये एक टॉपिक थोड़ा सा नया था, बाकी पुराने सवालों की तरह ही था। तो ये जो आपके बोर्ड पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता उदाहरण नंबर 20 है, जिससे आप ट्राई कर सकते हैं होमवर्क के रूप में। थैंक यू सो मच।